हम दूसरों की बात सुनते भी हैं, अपनी सुनाते भी हैं। मीडिया की जिम्मेदारी भी होती है, जब दूसरों पर उंगली उठाएं तो फिर जाहिर बात है ये बाकी के हमारी तरफ होती हैं। कोई बात नहीं, हमें समझना भी चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी को। खैर, अब आते हैं जनाब हम आज के मौजू की जानिब, जो कि जनाब पाकिस्तान का तिजारती खसारा है, जिसके लिए क्रेडिट तो हुकूमत ने ये ले लिया है कि जनाब वाला उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, तिजारती खसारा कम करने के लिए अपना किरदार अदा किया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो खालिद तवाब साहब, मसला ये कुछ आ रहा है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ को इतना फ़रोग नहीं दिया जा रहा और इंपोर्ट ओरिएंटेशन है। इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं लास्ट ईयर से चलता हूँ जी, जहाँ हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हुआ और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उसका सारा क्रेडिट लिया। इसके कुछ अवामिल थे। पहला, अगर आप ये देखें कि जो लास्ट ईयर ऑयल प्राइसेस गिरे हैं ड्रास्टिकली, वो शायद पिछले 25 साल की तारीख में जो है वो इतना लोअर प्राइसेस जो हैं वो नहीं हुए थे ऑयल के। और चूंकि हमारा जो बेसिक बिल है इंपोर्ट्स का वो ऑयल बिल था, तो वो बड़ा गैप आया और वो नीचे गिरा और गवर्नमेंट को वो चीज़ें मिली। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये किया कि जो हमारी इंपोर्ट्स थी लास्ट ईयर, उनका पूरा टारगेट ये था और उन्होंने उस इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया, विच इज़, मैं उसका बिल्कुल हामी हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन इसके साथ साथ अब इन्होंने किया, वो किस तरह से कम किया कि इन्होंने कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दी। क्योंकि हम WTO के साइन शुदा है और हमारे पास कुछ पाबंदियाँ हैं। हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है, पूरे जो WTO के सिग्नेटरीज़ हैं उनके मैक्सिमम और मिनिमम तो ज़ीरो है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, एक्सक्लूडिंग कार्स या कुछ आइटम ऐसे हैं जिस पर ड्यूटी जो है वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज वो ड्यूटीज़ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्या किया, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा, इन्होंने वो इस पर रेगुलेटरी RDs लगाई, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई और इंपोर्ट को टोटल डिस्करेज किया। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि डॉलर जो था उसकी जो वो थी कीमत, वो बेताशा बढ़ गई और हमारा रुपये जो है वो डिवैल्यू हुआ। शायद 120 रुपये से 160 रुपये में तकरीबन जो है वो फ्लक्चुएट किया। मुझे सही फिगर्स याद नहीं कि कहाँ तक था, लेकिन 160-65 तक तो ये चला गया है। तो उसकी वजह से इंपोर्ट जो है वो डिस्करेज हुई। इंपोर्ट डिस्करेज होने से हमारा जो इंपोर्ट बिल था वो ऑब्वियसली कम हुआ, इधर ऑयल प्राइसेस गिरे। फिर एक जो अब सुनामी ये जो आया है कोरोना का जो एक वो चला, उससे पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी और ख़ास तौर पे जो हमारे अरब ममालिक हैं जहाँ हमारी लेबर फोर्स और हमारे जो काम करने वाले लोग हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में हैं और हमारे पास जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं जिसको हम इनविजिबल अर्निंग कहते हैं, वो तकरीबन कोई 22-23 बिलियन जो है वो टच गई, ऑलमोस्ट मोर देन आवर एक्सपोर्ट्स। तो वो क्योंकि वो लोग वहाँ से कुछ लोग फारिग भी हुए, अल्लाह करे जो रेमिटेंसेज आती रही वो आती रहे। मुझे बहुत डाउट है कि हमारी रेमिटेंसेज जो हैं फॉरेन रेमिटेंसेज वो गिरेंगी, क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग फारिग होके पाकिस्तान वापस आए हैं और उन्होंने वो रेमिटेंसेज जो उनकी जमा पूंजी थी वो उन्होंने भेजी। इसी वजह है कि हमारी रेमिटेंसेज जो थी वो तकरीबन 3-3.5 बिलियन जो है वो बढ़ गई। तो वो हमने साल जो है वो उस लिहाज से फिस्कल डेफिसिट के हिसाब से तो बड़ा अच्छा गुजार रहे हैं। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त जो आपने कहा उसमें बड़े चैलेंजेस हैं जी। पहला चैलेंज तो ये आ गया जी, ऑयल प्राइसेस दोबारा अप हो गए। इट इज़ नाउ रियली नियरली अबाउट $40, जो तकरीबन 25 पे आ गए थे, 25 से भी नीचे चले गए थे, अब वो 40 पर आ गए। तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो उस हिसाब से वो बढ़ेगा। दूसरा ये हुआ कि जब आप इंपोर्ट को डिस्करेज करते हैं तो इंपोर्ट पे आपका जो टैक्सेस हैं FBR के हवाले से वो आपके फिर टारगेट जो हैं वो पूरे नहीं होते। अब आप पूछेंगे जी पिछले साल कैसे पूरे हो गए फिर जब इंपोर्ट डिस्करेज करी थी? तो पिछले साल इस वजह से हुए कि हमारे यहाँ ऑयल तो आ रहा था, कम रेटों में आ रहा था, लेकिन हमारा जो टैक्सेस थे वो इन्होंने बढ़ा दिए थे ताकि वो जो एक डेफिसिट आ रहा है वो हम ऑयल प्राइसेस से वो ले लें। कुछ इन्होंने पास ऑन किया दाम कम करके पेट्रोलियम के लोगों को, आवाम को, और कुछ गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस को उससे कवर किया जो डेफिसिट आ रहा था। इस साल ऑयल प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, लिहाजा इनको इंपोर्ट जो है वो करनी पड़ेगी। सबसे बेहतर तरीका ये होता और ये है आज भी कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें गवर्नमेंट को
मेरी मुलाकात अभी भी और पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हुई, अभी आर्मी चीफ साहब भी कराची आए हुए थे, कल प्रेसिडेंट साहब भी कल आए हुए थे, कल भी प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग थी। इनको चाहिए ये है कि जो हमारा डेफिसिट आ रहा है, इंपोर्ट को हम डिस्करेज कर रहे हैं, इट शुड बी अवर पॉलिसी। और पॉलिसी को कवर इस तरह करें कि हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसमें हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में आ जाएं कि ठीक है जी, ये इंपोर्ट होता था ये ग्लास, अब ये इंपोर्ट नहीं होगा, ये लोकल बनेगा, और उसके लिए हम आपको टैक्सेस में छूट दें। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट जो है कोई इंसेंटिव दे दे या गवर्नमेंट को वो दे दे, बल्कि जो इंपोर्ट उसमें क्या होगा, मशीनरी पे कर दें। बहुत सारी बातें हुई कल भी प्राइम मिनिस्टर से भी, चीफ साहब से भी, कि आप हमें जो ज़मीन है, मिसाल के तौर पे आप कराची के तरफ में आ जाएं या कराची में आ जाएं, तो आपको मिनिमम 7-8 करोड़ रुपए एकड़ से कम की ज़मीन नहीं मिलेगी। अब आपने क्या करना है, गवर्नमेंट ने छोटी इंडस्ट्री लगानी है। जो भी मुल्क तरक्की करता है उसका बेस उसकी कॉटेज इंडस्ट्री होता है। हमारे यहाँ वो सोचा नहीं जाता। अब अगर एक आदमी 1 एकड़ ज़मीन लेने जाए, मिनिमम कोरंगी ले लें, साइट ले लें, साइट 2 ले लें, वॉट एवर द एरिया इज, आपको सही ज़मीन 7-8 करोड़ रुपए से, जहाँ तो 7-8 करोड़ रुपए से पहले ज़मीन पे लगाए, उसके बाद 7-8 करोड़ की मशीनरी लगाए वो, फिर उसको अपना कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल, तो वो जो है वो मीन से बाहर हो जाता है। मैं बहुत छोटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को इस सिलसिले में क्या चाहिए कि जी बस यहाँ पर मैं गुफ्तगू जारी रखूँगा। बहुत अहम आप बात कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक पास आएंगे, फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी बड़ी तफसील से। खालिद नवाब साहब ने एक खुलासा पेश किया कि मामलात हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं, हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए। सैयद मज़हर अली नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI रहे हैं। इनको भी वेलकम करते हैं, शो में बज़रिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सर आप भी इस बारे में थोड़ा एक खुलासा पेश करें, अपना तज्ज़िया पेश करें कि बुनियादी तौर के ऊपर जो हुकूमत ने तिजारती खसारे कम करने के लिए जो इक़दाम लिए हैं कितने मौसर रहेंगे। Because in the longer run, we have to establish export-oriented industries and somehow discourage unnecessary imports. क्या कहते हैं आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले खालिद नवाब साहब को सलाम करना चाहूँगा। जो करंट अकाउंट डेफिसिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जब उनके पास आया तो उनका ये बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था कि आप इंपोर्ट्स को कर्टेल करें रेगुलेटरी ड्यूटी के थ्रू लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर अपना इन्हिसार बढ़ाएं। लेकिन अब की पोजीशन ऐसी है कि जब आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम भी हुआ है तो उसकी वजह यह है कि आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेटेड है और आपकी जो इंपोर्ट्स थी वो और गिर गई, और कोरोना वायरस की वजह से इंपोर्ट्स में और मजीद फर्क आ गए। लेकिन डायरेक्शन सही होने के साथ साथ जो एक चीज गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस नजर आती है तो ये है कि एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई कि जब आपने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया तो आप मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन न सिर्फ होती फॉर एक्सपोर्ट बट ऑल्सो फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सानिया ये है कि आज की इंडस्ट्री जो है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। आपने रिसेंटली देखा होगा कि GITC का इशू खड़ा हुआ है मुल्क के अंदर इंडस्ट्री के ऊपर, हाँ वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से क्यों ना हो, और वो कम्पीट नहीं कर सकती। और इसके साथ साथ मुल्क की बिजली और गैस के इश्यूज और ओवरऑल इश्यूज जिसकी वजह से और बजट के अंदर जो पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए आई है वो इतनी फेवरेबल नहीं है। हमारा कहना यह है कि मुल्क में इंडस्ट्री लगाओ, रेवेन्यू जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हाँ वो लोकल सब्स्टिट्यूशन की हो या एक्सपोर्ट की हो, कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो अगर आप इंपोर्ट के फिगर को लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका खजाना पॉजिटिव में चला जाएगा। इसके ऊपर मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंटेशन वीक रही है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के अंदर भी आपको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है। हम 50 साल से वही प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जा रहे, और जिन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं उसमें भी वैल्यू एडिशन का जो पॉइंट है और टेक्नोलॉजी का जो पॉइंट अच्छा, वो मज़हर साहब थोड़ा सा इसको और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ, और थोड़ा सा क्योंकि हमेशा मेरी एक आदत है कि मैं गूगली बॉल भी कराता हूँ बीच में, तो मैं चाहूँगा कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10
about government policies regarding industries, import and export and economy as a whole आप दोनों से पूछ ली जाएं। तो मैं चाहूँगा इसके मुतालिक आप थोड़ा बताएं, on a scale of 1 to 10, where do you see the economy of Pakistan? देखिए, इसके दो पहलू हैं। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि पहली बात तो मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो गूगली हैंडल कर देंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द की। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई, मैं समझता हूँ वो एक अच्छी डायरेक्शन में थी। अगर आप उससे 1 to 10 पे कहेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि ये इसको 7 पे रखिए। 7 जब इम्प्लीमेंटेशन 7 पे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन यानी पप्पू पास हो गया, यानी पप्पू को पास कर दिया आपने। नहीं, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो मैं आपसे कहूंगा कि हम 4 पे हैं। अच्छा बात ये अच्छा, कि आपने एक प्लान तो बना लिया लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान नहीं किया। अच्छा, वहां पे 4 नंबर दे दिए फिर, यानी एक उसमें 4 पर्चे में पास हो गया, एक पर्चे में फेल हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे मैं खालिद तवाब साहब आपकी जानिब आता हूँ, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, जरा पर्चे में नंबर पूछ लूं। देखिए, यहाँ जो है ना वो वक्त और हालात के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जी जी, मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ छोड़ी थी कि अब बाहर से लोग वापस आ रहे हैं जिनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। बड़ी तादाद। तो हमें एक SOS के ऊपर कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कोई इकदाम अभी तक सोचा भी नहीं करना क्या है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होगी तो इससे लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा जो है वो फिर बढ़ जाएगा। आपने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया, जो हादसात हैं, इन हादसात में इस किस्म के वाक़यात में इजाफा होगा जब लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। और हम उस तरफ जा रहे हैं अगर हमने कोई सही प्रॉपर स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया था अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और सब लोगों को जिन जिन से मिले, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट भी कल थे, तो उनको सजेशन दिया कि आप ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ओन करें और इसको रेंटल बेसिस पे कर लें। 30 साल के लिए एग्रीमेंट कर लें, 35 साल का कर लें, 25 साल का कर लें, ताकि वो ज़मीनों में जो पैसे देने पड़ते हैं 5, 7, 8, 10 करोड़ रुपए, वो अगर इन्वेस्टमेंट उसमें रिलेटिव सेविंग हो जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में और मशीनरी में लगा दे। मशीनरी को भी आप कमाल की बात ये शायद कम मुल्क ममालिक ऐसे होंगे जहाँ ड्यूटी और सेल टैक्स जो है मशीनरी पे भी ले जाएगा। बट वुड यू लाइक टू स्केल, would you like to mark the government or give some marks to the government on a scale of 1 to 10 when it comes to policy, execution, etc. etc.? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की बात करते हैं जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, मेरे ख्याल है 10 में से 10 नंबर हैं कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के ऊपर। अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं तो देयर इज़ नो पॉलिसी, सो 0 नंबर। अच्छा, आपने बिल्कुल ही फेल कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई अभी तक। वी आर वेटिंग फॉर इट। आपको लेबर पॉलिसी चाहिए, आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए, जो अभी तक 2 साल हो गए हमारे पास वाज़ेह तौर पे नहीं आई है। जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी देन वी विल डिस्कस इट कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। लेकिन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री का दर्जा दिया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जो काम जो अनाउंस की, मेरे ख्याल दैट इज एक्सीलेंट। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि बुनियादी तौर पे आई थिंक इंडस्ट्री अक्रॉस द बोर्ड, उसके लिए भी कोई ना कोई मराठी पैकेज होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले एक पर्चे में पास कर दिया खालिद तवाब साहब ने, एक में फ़ेल कर दिया, लेकिन फ़ेल भी बड़े बुरे तरीके से किया है। खैर एनीवे, मज़हर अली नासिर साहब की जानब जाते हैं। बोले मेरा नाम आपस में मिलता है तो मैं थोड़ा सा इसी वजह से लुकनत आ गई थोड़ी सी। मज़हर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेन इशू ये है कि अगर मराठी पैकेज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए आया, महवर तो यही है ना, तो फिर वो इंडस्ट्रीज इन जनरल के लिए क्यों नहीं आ सकता? वो ऑन मास अगर देखा जाए तो उसको सबको क्यों नहीं कैटर कर सकता? वो आपके ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए? देखिए, इसकी 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो मदर इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि इसके साथ मुंसलिक 72 या 74 इंडस्ट्रीज हैं और वो लार्ज स्केल से लेकर मीडियम स्केल तक की इंडस्ट्रीज हैं। उसमें एट लार्ज बहुत इंडस्ट्रीज कवर हो जाती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। जहाँ आपने दूसरी बात की कि दूसरी इंडस्ट्रीज की तरफ
उसका रुझान क्यों नहीं जाता? तो बात यह है कि आपने सबसे पहले कंपेटिटिव होना है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बात कही कि इंडस्ट्रीज जितनी पाकिस्तान में लगी हुई, जिसकी एक्सपोर्ट है और जिसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर उन्होंने अभी GIBC लगा दिया, जो कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आपको पेमेंट करनी है। लोगों ने वो पैसे अपने कंज्यूमर से या एक्सपोर्टर से नहीं दिए थे, तो कहाँ से देंगे? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी बढ़ गई। जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी और आप मराद भी देंगे, तो किस तरह आप कम्पीट करेंगे इंपोर्ट से या एक्सपोर्टर के साथ दुनिया में? वो इंडिया हो, अगर इंडिया ले लें, बांग्लादेश हो, तो आप देखिए वहाँ क्या मराद दी जा रही है और पाकिस्तान में क्या दी जा रही है। तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं कि आपको सिंक करना होता है। अगर आप एक सिर्फ पैकेज दे दें और इंडस्ट्री को आप उस तरह ना लेकर चलें, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा शेल्टर दें, लेकिन आप उसको कंपेटिटिव रहने दें एक इन्वायरमेंट के अंदर। गैस का इशू बड़ा इशू है। उसके अलावा अगर आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी सीमेंट ले लें, स्टील ले लें, सिरेमिक ले लें, आप केबल ले लें, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इसमें मजीद डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। लेकिन किस तरह कम्पीट करेंगे अगर चाइना से माल सस्ता आ रहा हो और आपके यहाँ गैस महंगी हो, आपको कम्पीट ना करें? लेकिन खैर मैं आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ओनली टू यू, लेकिन मेन एम ये है कि ये स्टील और सीमेंट अभी भी जो है वो मेजर इनपुट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए सेपरेट एक सिस्टम है। खैर एनीवे मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूँ। खालिद अबाब साहब, मज़हर अली नासिर साहब का ख्याल ये है कि जनाब वाला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज दिया गया वो तो सही है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री को ऐसा कोई पैकेज नहीं देना चाहिए जो कंपेरेटिव यानी मुसाबकती अमल को मुतासर करे, और वो मराती पैकेज जो है वो कुछ इस नौइयत का होना चाहिए, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की हद से आगे ना बढ़े। क्या कहते हैं आप? मेरे ख्याल में मज़हर ने जो कुछ कहा है 100% सही कहा, हम भी इसी के हामी। देखिए इन्होंने क्या मराद दी हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। पहली मराद ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है। देखिए आज ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है या वो जो है वो मिनिमम 40% है। और जब लास्ट ईयर जब FBR ने चीज़ें टाइटन करी तो हमारा इकॉनमी का पहिया जो है, तो कोरोना तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले इकॉनमी का पहिया जो है वो सुस्त होता चला गया था और वो सही नहीं चल रहा था। आज आपने ये मराद दिए, हमारा सिर्फ ये कहना है गवर्नमेंट के साथ कि आप वही मराद जो हैं वो तमाम जनरल इंडस्ट्री अक्रॉस द बोर्ड दें ना, अक्रॉस द बोर्ड सारी इंडस्ट्री को दे दें। उससे क्या, लेकिन गवर्नमेंट का एक इशू जो मैं समझ सका हूँ वो है FATF। वो ये कहते हैं कि जी वो उसके अंदर उनको इतराज़ होगा, हमारा नाम निकल जाए। लेकिन मैं फिर दोबारा ये कहता हूँ कि वो वाले पैसे इसमें नहीं आते। खालिद साहब आपका भी, मैं ये तो नहीं कहता कि कारोबार किसी का भी बराह रास्त एसोसिएट होता है कंस्ट्रक्शन से, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हर किस्म के मटेरियल को यूज़ करती है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये चीज़ रखता हूँ। बात यह कि अगर हम कंस्ट्रक्टेड यूनिट यानी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको देखें, नंबर ऑफ जॉब्स इट क्रिएट्स, द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट क्रिएट्स, उसको जब आप इंडस्ट्री से जब कंपेयर करते हैं, जनरल इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं, तो शायद जनरल इंडस्ट्री आपको बेहतर आउटपुट दे। मेरा ऐसा ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, एंड स्पेशली इफ वी आर डीलिंग इन कैपिटल गुड्स, maybe that would be your area of specialization where we can produce more goods out of what we are producing. आपके ख्याल से isn't that better कि ये थोड़ा सा expand कर दिया जाए इसको? आपने 100% सही कहा। मैं यही बात पे कह रहा हूँ कि इसको एक्सपेंड करें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और स्पेशली दोबारा दोहरा रहा हूँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनको आप प्रमोट करें। मैं बात वहाँ से कट गई थी, आपका वक्फा आ गया था। हमने सजेस्ट ये किया है कि आप ज़मीनें जो है रेंटल पे दें और लोग छोटे छोटे लोगों को प्रमोट करें। देखिए एक ज़माना इस मुल्क में इंडस्ट्री का एक ज़माना ऐसा गुजरा है या गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियाँ लगा के लोगों को दी अयूब खान के दौर में, वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री इस हद तक और मुल्क ने इस तरह ग्रो किया कि कोरिया और सिंगापुर और ये ममालिक जो हैं वो हमें एज ए रोल मॉडल देखने के लिए आए। आज हम अपना महवर वो खो चुके हैं। हमारी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल जो है ना वो गलत हो गई। तो अगर आज हम उस पर अमल करेंगे तो इस वक्त बड़ी पोटेंशियल है। देखिए मैं ये बात आपको बताता हूँ, इस वक्त बड़ी इकोनॉमिक वॉर है बिटवीन दी चाइना एंड अमेरिका। पाकिस्तान को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान पॉलिसी अच्छी बनाएगा तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और पाकिस्तान एक 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है,
तो ये एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट भी है। लेकिन खालिद साहब, वी हैव सीन वेरी लिटिल फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना, क्योंकि हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर चाइना से पैसा आएगा। एक व्यू आपसे लेता हूं, फिर उसके बाद मैं मजहर साहब के बाद। देखिए, मैं तो इस वक्त चाइना की इन्वेस्टमेंट की तो बात, सीपेक तो बिल्कुल अलग हो गया, वो तो एक एग्रीमेंट है। मैं वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इस वक्त चाइना से निकल रही है। वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं वहाँ से। अच्छा, आप कह रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पर है कि आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ से ट्रेड कर लें। हमारा सीपेक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। सीपेक इज अ डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान, बट वी हैव आवर ओन इंटरेस्ट। आप ये कह रहे हैं हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट को अपना ट्रेड करें, और ये इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद अगले 100 साल भी पाकिस्तान को ना, क्योंकि ये उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा और उनका, या किसी के साथ किसी से नहीं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ट्रेड। ये अहम बात है। मजहर साहब, आपकी जानिब भी मैं आता हूँ। बात ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी, यानी एक पर्सपेक्टिव पेश कर दिया खालिद साहब ने, कि इन 6 इयर्स हो चुके हैं जब से ये सीपेक वगैरह का मंसूबा था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में नहीं आई फ्रॉम चाइनीज प्राइवेट सेक्टर। ऐसा क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सीपेक के 4 स्टेजेस थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका 3rd स्टेज था। सबसे पहले वो बिजली पे काम करना चाहते थे, उसके बाद वो रोड नेटवर्क पे काम करना चाहते थे और गवादर पे उन्होंने काम किया। तीसरी चीज वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो एग्रीकल्चर पे काम करना चाहते हैं। ये उनके 4 फेजेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने खुद जवाब दे दिया कि अगर कोई भी आदमी इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में करेगा तो उसको अगर एडवांटेज नहीं होगा, अगर पाकिस्तानी को एडवांटेज नहीं हो रहा तो बाहर से आने के बाद इन्वेस्ट क्यों करेगा, जब तक आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे, जिस तरह अभी खालिद साहब ने आपको बताया। बात बिल्कुल यही है कि आपको मुल्क में जमीन देनी चाहिए, जिस तरह चाइना में दी जाती है, और सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसके पैसे लेते हैं। आप उसको जमीन के अलावा मशीनरी और इन्वेस्टमेंट के पैसे मत फंसाएं कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स में। ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर मशीनरी आएगी तो उसको कोई खाएगा नहीं, मशीनरी आएगी तो उसको लगाएगा, चाहे वो इम्पोर्टर हो या वो मैन्युफैक्चरर खुद हो। ये बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मजीद गुफ्तगू आगे जारी रहती है, लेकिन वक्त मेरे पास महदूद होता है। आगे आने वाले दिनों के अंदर मजहर साहब इस मौजू पर ज़रूर बात करेंगे। नाजरीन, हमने काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की, मेरे ख्याल से उसमें मुख्तलिफ फैसेट्स ऑफ द इशू एंड चैलेंज जो था वो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।